नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आरजू साइल। लिए चलते हैं आपको सीधा वाराणसी, जहां पर प्रियंका गांधी संबोधित कर रहे हैं। नदियों के पास रहने वाला निषाद त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब त्रस्त है। लेकिन दीदी, एक बात है कि मीडिया में बहुत आता है कि हम सुरक्षित हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आपको सच्चाई दिख नहीं रही है? इस देश में सिर्फ दो तरह के लोग सुरक्षित हैं आज। एक जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, जमकर सरकार पर निशाना साध रहे। फिलहाल खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ा कदम उठाया। रिलायंस ने सोलर पैनल बनाने वाली यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी आरईसी ग्रुप का अधिग्रहण किया है, जिसके लिए बातचीत कुछ वक्त से चल रही थी। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने $771 मिलियन में ये डील की है। आरईसी के जरिए आरआईएल को सोलर ऊर्जा में नई तकनीक मिल सकेगी। आपको बता दें, आरईसी के पास करीब 600 पेटेंट्स हैं। अब आरईसी के सहयोग से कंपनी कम लागत में अधिक क्षमता के सोलर पैनल बना सकेगी। कंपनी ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में उतरने की घोषणा की थी। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसे क्लीन एनर्जी को लेकर रिलायंस ग्रुप की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया है। आरआईएल की इस पहल से चीन पर ऊर्जा निर्भरता कम होगी और देश सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने यह बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें, सोलर पैनल बनाने वाले यूरोप के सबसे बड़ी कंपनी आरईसी ग्रुप का अधिग्रहण किया गया है, जिसके लिए बातचीत चल रही थी। और अब रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने $771 मिलियन में यह डील की है। पीएम मोदी के जनसेवा के 20 साल पूरे होने पर अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है देश में जिसका मानना है कि मोदी जी अधिनायकवादी हैं, डिक्टेटरशिप में यकीन करते हैं, किसी से सलाह मशविरा नहीं करते, अपनी चलाते हैं। तो आपको लगता है कि आप लंबे समय से उनसे जुड़े हुए हैं, आपका अनुभव इस पर क्या कहता है? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे संगठन और सरकार दोनों में मोदी जी के साथ काम करने का मौका। पहले गुजरात के संगठन में, फिर गुजरात सरकार में, और यहाँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और अब उनकी सरकार का मैं मंत्री हूँ। मैंने मोदी जी को नजदीक से काम करते हुए देखा है। ये सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैंने मोदी जी जैसा श्रोता देखा ही नहीं। किसी भी समस्या के लिए बैठक हो, कम से कम मोदी जी बोलते हैं, बहुत सब लोगों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और फिर उचित निर्णय लेते हैं। और कई बार तो हमें भी लगता है क्या भाई इतना सोच विचार हो रहा है। एक बार बैठक, 2 बार बैठक, बहुत धैर्यपूर्वक वो निर्णय करते हैं और छोटे से छोटे व्यक्ति के सुझाव की गुणवत्ता के आधार पर वो महत्व देते, व्यक्ति के आधार पर नहीं देते। तो ये कह देना कि वो निर्णय थोपने वाले नेता है, जरा भी सच नहीं है। और जो लोगों ने उनके साथ काम किया है, काम करने वालों में भी क्रिटिक होते हैं, वो भी इतना तो जरूर कहेंगे कि इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से कैबिनेट कभी नहीं चलती होगी, इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से मोदी जी के प्रधानमंत्री नाते। और मैंने उनके जैसा श्रोता, लिसनर देखा नहीं। फिर ये परसेप्शन क्यों बना? जानबूझकर बनाया गया या कुछ घटनाओं की वजह से बना?
जानबूझकर ही बनाया जाता है और वो डिसिप्लिन के आग्रही है। तो कोई फोरम में जो डिस्कशन होता है वो बाहर नहीं आएगा। एक जमाने में आ जाता था सब आप लोगों के उपयोग के लिए, अब नहीं आता है। तो को लोगों बड़ी को मुश्किल होती है। मुश्किल होती है, बहुत कम आता है। तो लोगों को लगता है फैसला मोदी जी ने ले लिया। लोगों को मालूम नहीं है कि जनता को भी मालूम नहीं है, जर्नलिस्टों को भी मालूम नहीं है कि ये सामूहिक चिंतन का परिपाक है। निर्णय तो ऑफकोर्स वो ही करेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और उनको ही करना चाहिए। जनता ने अधिकार उनको दिया है, बाकी सारे मंत्री को फिर मोदी जी ने अधिकार दिया है। यही तो हमारा संविधान है। परंतु सबके साथ चर्चा कर कर, सबको बोलने का मौका देकर, सबके प्लस माइनस पॉइंट सुनकर ये फैसले होते। ऐसी छवि इसलिए नहीं बनती कि वो डिसिप्लिन के आग्रही है। और कुछ लोग जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जो मैं बोलने जा रहा हूं, कुछ लोग जो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, वो सत्य कुछ भी हो, सत्य को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने कैसा रखना, वो भी प्रयास हम तो देख ही रहे हैं, आप भी शायद देखते होंगे। और इसके कारण छवि को आहत करने का भी एक सुनियोजित प्रयास हुआ है। ऐसा कहते हैं कि राजनीति में जोखिम लेने से नेता बचते हैं, क्योंकि एक अनिश्चितता उससे पैदा होती है कि ये जोखिम लिया, इसका क्या नतीजा होगा, हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन मोदी जी के बारे में देखा जाता है कि जैसे वो मतलब जिद करके जोखिम लेते हैं। आप नोटबंदी का फैसला देखिए, 3 तलाक, अनुच्छेद 370। देखिए, मैं आपकी बात से पार्शियली सहमत हूं। जिद कर कर शब्द प्रयोग ठीक नहीं है। वो जोखिम लेकर फैसला करते हैं, वो सही है, क्योंकि उनका मानना है और कई बार सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कहा भी है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए। हमारा लक्ष्य देश के अंदर परिवर्तन लाना है। 130 करोड़ की जनता को विश्व में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विश्व में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना है, जो जबकि पोटेंशियल सालों से यहां पड़ा है। हमारा युवा धन पश्चिम और अमेरिका की ओर न जाता अगर ये फैसले सालों पहले हो गए होते तो, जो आज हो रहे। मैं किसी का क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहता, मगर वो इसलिए नहीं डरते हैं कि सत्ता में बने रहना लक्ष्य नहीं है। जो चलता है उसको चलने देना, आराम की जीवन जीना भी लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट। ये लक्ष्य लेकर वो चलते हैं और इसीलिए इसी में से दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का निर्मित होती है। और जब दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आप एक रास्ता तय कर लेते हो कि मुझे देश को यहाँ पहुंचाना है, तो हर क्षेत्र के अंदर आप फैसले देखिए। नोटबंदी का फैसला और कोई ले ही नहीं सकता, मैं आपको बताता हूँ। इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया और हमारी टीका करने वाले जो करेंगे वो करेंगे, मगर मैं बताता हूँ इससे देश के अर्थतंत्र के माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि नहीं, ये सरकार का विल है, काला धन नहीं चलेगा। कई बार विल का परिचय कराना, इच्छा का परिचय कराना भी बड़ी बात होती है। इसी प्रकार से जीएसटी, चिदम्बरम साहब से लेके प्रणब मुखर्जी साहब सब बात तो करते थे, अच्छी अच्छी अंग्रेजी में बोलते थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मोदी जी ने कोमट गांव के पास आज सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें बाप बेटे की मौत हो गई। दरअसल हादसे के बाद दोनों शवों को वाहन का चालक लेकर फरार हो गया था। हालांकि 3 घंटे बाद 22 किलोमीटर दूर पुलिस ने दोनों शवों को बरामद किया, जबकि वाहन चालक पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। पुलिस ने बताया कि बाइक पर सवार पोखरण के वार्ड संख्या 1 का निवासी रहमतुल्ला और उसका बेटा रामदेवरा से पोखरण की तरफ आ रहे थे। इस दौरान गोमट गांव के तालाब के पास पीछे से आ रहे एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक ने दोनों शवों को अपने वाहन में डाला और मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आखिरकार पुलिस जंगल में झाड़ियों से दोनों के शव बरामद करने में कामयाब रही।